और यहाँ पे इधर वेस्ट बंगाल वाले इलाके से लेके बांग्लादेश वाले इलाके पे एक बहुत बड़ा ये क्या बनाते हैं, भागीरथी में इसकी सहायक नदी यहाँ पे जो है वह है इसकी अलकनंदा की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली नदी ये जो है यह है धौली, ठीक है। कुल मिला के 6 मेजर इसमें नदियां हैं। इन 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला अंतर ये हो गया कि हिमालयी नदियां जो है बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपने 7 डे 7 टॉपिक सीरीज के अंदर ज्योग्राफी की लास्ट फाइनल वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडिया की जो फिजिकल डिवीजन है उसके बारे में, कि कैसे इंडिया को उसकी भौतिक परिस्थितियों के आधार पर डिफरेंट जोन में बांटा गया है। आज हम पढ़ेंगे इंडिया का रिवर सिस्टम, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो या फिर वो पीसीएस या अदर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कोर्स अवेलेबल है। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ओनली उत्तराखंड के कोर्स चाहिए या फिर आपको केवल एमसीक्यू सेशन चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है डिफरेंट टाइप, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करिए जाके। तो उसके लिए आपको हमारी अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एक बार जरूर उसे इंस्टॉल करके चेकआउट जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सिस्टम, जो है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो एक बार देख लेते हैं कि पहले ड्रेनेज सिस्टम या कोई भी रिवर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में अगर कोई रिवर है, मान लिया जाए ये कोई रिवर है, ये जब ओरिजिनेट होती है तो क्या होता है कि इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अन्य छोटी बड़ी नदियां इस तरीके से मिलती हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी नदियां मिलती हैं। तो ये मुख्य नदी ये कहलाती है आपकी मुख्य नदी, ठीक है। मेन रिवर है मुख्य नदी, और ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। मेन रिवर और उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज, इन सबको मिला के, यानी इन ट्रिब्यूटरी और ये मुख्य नदी सबको मिला के इसको कहा जाता है रिवर सिस्टम, ठीक है। अगर हमको बेसिक शॉर्ट में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला के जो एक सिस्टम बनता है उसी को एक रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल और इजी है। इंडिया में 2 टाइप के मेन रिवर सिस्टम, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करके बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि एक रिवर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा है हमारे पास प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। हिमालयी नदी तंत्र जो है वो बना हुआ है मेनली 3 रिवर सिस्टम से, जिसमें पहला है गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा आपको मिल जाएगा इसमें इंडस यानी जो सिंधु है, सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा आपको मिल जाएगा इसमें ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यानी हिमालयी जो नदी तंत्र है वो 3 टाइप के अलग अलग नदी तंत्रों से बना हुआ है। पहला आपका गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा आपका सिंधु रिवर सिस्टम, और तीसरा आपका जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो पूरा एक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की नदियां आती हैं, आपने पढ़ी होंगी। जैसे आपको मिल जाएगा इसमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके की अलग तुंगभद्रा और बाकी सारी नदियां मिला के ये सारी नदियां जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में 2 मेनली रिवर सिस्टम होंगे, एक हिमालयी रिवर सिस्टम और दूसरा प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम, यानी जिसको हम पेनिसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा जो हिमालयी नदी तंत्र है या हिमालयी रिवर सिस्टम है, ये नदी तंत्र बहुत नया है, ठीक है। और इसकी जो नदियां है, इसमें जो नदियां है बहुत ज्यादा यंग है। अब यंग रिवर सिस्टम और ओल्ड में क्या फर्क होता है, देखो, जब नई नई नदियां बनती हैं तो उनके जो गॉर्ज होते हैं वो कम गहरे होते हैं। गॉर्ज किसे कहते हैं, जब ये अगर कोई नदी है ये चल रही है तो ये नदी ने कितना बड़ा एरिया खोद रखा है, मतलब जैसे एक गहराई पे चलती है ना, जो अगर रिवर है तो एक गहरे एरिया पे चलती है, इस तरीके से चलती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं गॉर्ज, ठीक है। मतलब इसकी चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। आपने देखा होगा ना, जब एक रिवर बेड होता है जिसके ऊपर नदी चलती है, तो जो नई रिवर होगी उसका गॉर्ज जो है वो कम गहरा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इनका गॉर्ज कम गहरा है तो जब बारिश वगैरह होती है, बहुत तेज पानी आता है, तो ये रिवर्स जो है अपना रास्ता चेंज कर सकती हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए ये ऊंचा पहाड़ है, यहां से जब नदी आई, अब क्योंकि इनका गॉर्ज कम गहरा है तो जब यहाँ से अगर बहुत सारे रिवर
जो पत्थर वगैरह है वो टूट के आए, अवसाद आए, तो इस गॉर्ज में जमा हो जाते हैं। अब ये गॉर्ज भर गया तो रिवर कहाँ चलेगी? तो रिवर क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, दूसरी तरफ चेंज कर लेती है। हिमालय में आपको पता होगा कि जो नदी सबसे ज्यादा फेमस है क्या करने के लिए, अपना रास्ता चेंज करने के लिए, वह है आपकी बिहार की कोसी, ठीक है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेनली डिफरेंस जो हमें समझ में आया कि जो हिमालयन रिवर है वो नई नदियां हैं, मतलब वो अभी लेटेस्ट बनी हुई है। लेटेस्ट का मतलब ऐसा भी नहीं होता अभी जो 2-4 साल पहले बनी हुई है। कुल मिला के प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के मुकाबले ये नदियां यंग है। इंडिया में हमने पढ़ा भी था पहले, जब हमने पढ़ा था कि कैसे गोंडवाना और लोरेंशिया अलग था, फिर उसके बाद हिमालय बना। लोरेंशिया और गोंडवाना के टकराने के बाद हिमालय बना। तो लोरेंशिया और गोंडवाना में क्योंकि प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा गोंडवाना का हिस्सा था, पहले से ही था, तो पहले प्रायद्वीपीय नदियां बनी, इसलिए ये बहुत पुरानी है। और हिमालयी नदियां जो है वो नई है। तो नई नदियों की मैंने पहचान बताई आपको कि इनका गॉर्ज क्या होता है, कम गहरा होता है, जिसकी वजह से नदियां जो है बार बार क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर सकती हैं और उस एरिया में बहुत हैवी बाढ़ लेके आती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको बिहार की कोसी है। ठीक है, बंगाल में भी है एक दामोदर नदी, वो भी सेम यही काम करती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां, जो नदियां बहुत पुरानी है, ये क्या है, इनके गॉर्ज बहुत गहरे हैं। ठीक है, बिल्कुल हिमालय के अपोजिट इनके गॉर्ज बहुत गहरे हैं। गहरे गॉर्ज होने की वजह से इनका पाथ जो है, यानी इनकी चलने की जो एरिया है वो लगभग फिक्स हो चुका है। तो इनमें कभी भी बाढ़ नहीं आती, ना के बराबर बाढ़ आती है। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में आ सकती है, लेकिन अदरवाइज इनमें बाढ़ नहीं आती। पहली बार, पहला अंतर ये हो गया कि हिमालयी नदियां जो है बहुत ज्यादा यंग है और प्रायद्वीपीय नदियां जो है पुरानी है और कम अपर्दनीय है। इनमें उतना अपर्दन नहीं होता। अपर्दन का मतलब ये कटाव नहीं होता, क्योंकि हिमालय बहुत पहाड़ों से होके आती है, तो बहुत ज्यादा कटाव करके लाती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि हिमालयी नदियां जो है वो बारहमासी हैं। बारहमासी हैं यानी सदैव इनमें पानी रहता है, यानी ये बारिश पे डिपेंड नहीं है, इनमें हमेशा जो है पानी रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है खुद में एक ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, तो इससे लगातार इनको जो है पानी अवेलेबल होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां है ये बारहमासी नहीं है। ये किस पे डिपेंड है? ये वर्षा पे डिपेंड है। ठीक हो गया। तो दूसरा अंतर हो गया, हिमालयी नदियां बारहमासी हैं और जबकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं मौसमी प्रकृति की, यानी सीजन के हिसाब से। गर्मियों में लगभग कई सारी नदियों में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें पानी सूख जाता है। ठीक हो गया, सिंपल सी बात हो गई। तो इस तरीके से हमने दोनों इंडिया में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने इंडिया में 2 रिवर सिस्टम देखे, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा हमने देखा प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम। दोनों में डिफरेंस देखा कि हिमालयी रिवर सिस्टम जो है बहुत यंग है, ज्यादा अपर्दन करती हैं, ज्यादा बाढ़ लेके आती है। उसके मुकाबले प्रायद्वीपीय नदियां फिक्स है, इनका गॉर्ज गहरे हैं, इनमें बाढ़ नहीं आती, अपर्दन कम होता है। दूसरी साइड हिमालयी नदियां जो है बारहमासी हैं, हमेशा पानी रहेगा, और प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो सीजनल है, यानी उनमें जब बारिश होती है तब पानी, अदरवाइज गर्मियों में सूख जाती है। सिंपल बात होगी। तो एक एक करके दोनों रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। शायद इस वीडियो में एक ही रिवर सिस्टम हो पाएगा, तो मेनली आज हम जो है हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में मैंने बताया कि इनको 3 टाइप में डिवाइड करा जाता है। पहला आपका इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। लेकिन इससे पहले मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, मैंने पहले भी बताया था कि आपको बिना नक्शे के, ठीक है, बिना वो ऑक्सफोर्ड का जो एटलस होता है उसके बिना जो है आप क्या नहीं कर सकते, इंडियन ज्योग्राफी को फॉलो नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, दूसरी बात, रिवर सिस्टम के लिए आप ऐसे ब्लैंक मैप ले लो। ठीक है, आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर आपको बुक सेलर में ऐसे ही आपको ब्लैंक मैप मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैप होता है, इसको कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट की बाउंड्रीज दी गई होंगी कि ये जम्मू कश्मीर है, ये उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये बाउंड्री बनी होंगी। लेकिन फिजिकल मैप में इस तरीके से ये प्लेन मैप होता है, इसमें किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं होती है। तो रिवर के लिए आप फिजिकल या पॉलिटिकल जिसमें बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल में आपको फिर जब आप मैप देखेंगे वहां पे आपको स्टेट का भी ध्यान रखना होगा कि ये जम्मू से निकली, फिर उसके बाद हिमाचल है, पंजाब है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, और अगर आप पॉलिटिकल में करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेट से होकर नदी निकलती है। आपका अगर जो मैप अगर ऑक्सफोर्ड का लेते हो उसमें पहले दूसरे तीसरे पन्ने में ही आपको इंडिया का बड़ा सा मैप मिल जाएगा। ठीक है, आप फिजिकल मैप में देखो या फिर पॉलिटिकल मैप में देखो, दोनों में आपको रिवर सिस्टम मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ है। ठीक है, उनको उसी तरीके से ड्रॉ करना है। ये जैसे ब्लैंक मैप है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, वैसे ही आप जो है उस तरीके से मैप खोल के उसे अपने हाथ से जब तक ड्रॉ नहीं करते तब तक रिवर सिस्टम नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रिवर सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा, खुद ड्रॉ करना होता है। ठीक है, चलिए
इंडस रिवर सिस्टम में यहाँ पे जैसे जैसे ड्रॉ करता हूँ आपको भी वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको एक दो बार अगर कोशिश करेंगे, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले जो सिंधु नदी निकालते हैं, सिंधु निकलती है यहाँ से, ये एरिया, ये तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ पे जगह का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर के जस्ट पास से निकलती है इंडस रिवर और ऐसे ही यहाँ से निकलते हुए पहले तिब्बत में बहती है और तिब्बत में बहने के बाद ये जम्मू कश्मीर के इस टिप से अंदर निकलती है। अंदर जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर के टिप से इस तरीके से बाहर निकल जाती है और अफगानिस्तान पंजाब होते हुए, सॉरी अफगानिस्तान नहीं जाती, पंजाब होते, पाकिस्तान होते हुए इस तरीके से अरब सागर में, ये अरब सागर है, यहाँ गिर जाती है। सिंपल है। इसमें अन्य नदियां भी मिलती हैं, जैसे आप मैप में अगर देखेंगे आपको श्योक मिल जाएगी, यहाँ पे ये गिलगित यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। ठीक है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी नदी कहाँ है, तो इसमें मेन रिवर में यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी इंडस, इंडस यानी सिंधु नदी। ठीक है, कहाँ से निकली? मानसरोवर से। और कहाँ को भाई? केवल इंडिया में जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, जम्मू वाले इलाके में, यहाँ फिर पीओके वाला रीजन शुरू हो जाता है, फिर ये पाकिस्तान चली जाती है पहली बार। दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है जो इसके साथ बहती है वो नदी है आपकी, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, देखो वो दूसरी नदी है वो है आपकी झेलम नदी। झेलम आपको दिखेगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है मैं अलग से लिख लेता हूँ। सिंधु नदी जो है, सिंधु का ओरिजिन है मानसरोवर का। इसको अलग अलग ग्लेशियर भी नाम से दिया हुआ, कहीं सिंगी खवान देता है, कहीं दूसरा देता है, बट आप मेनली याद रखो मानसरोवर के पास से मानसरोवर। ठीक है, ब्रैकेट में सिंगी खवान में लिख लो कि इसके ग्लेशियर का नाम है सिंगी खवान। ठीक है, दूसरी है झेलम। झेलम, झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर में बेरीनाग पास से। ठीक है, बेरीनाग पास है जम्मू कश्मीर का, वहां से निकलती है। यहां से निकली, यहां से ये सीध थोड़ी बहुत जम्मू कश्मीर में इस तरीके से बहते हुए यहां पहुंचती है। यहां से हल्का हल्का इसके बाउंड्री बहती है और फिर इस तरीके से आगे बहना शुरू हो जाती है। सिंपल, इसको इसी तरीके से मैप में ड्रॉ करना है। उसके बाद अगली जो रिवर है वो रिवर निकलती है, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। देखो ये हो गई आपकी इंडस, ये हो गई झेलम। झेलम को सिर्फ मैं यहाँ पे जे करके डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि वरना वो फिर मिक्सअप हो जाए। ठीक है, अगली निकलती है चिनाब। चिनाब जो है आपको निकलेगी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में दो छोटी छोटी नदियां आती हैं, एक होती है चंद्रा और दूसरी होती है भागा। ये दोनों जब मिलती हैं तो बनती है चिनाब। ठीक है, अलग से मैं लिख दूंगा यहाँ पे चिनाब। चिनाब में चंद्रा एंड भागा, ये दो छोटी नदी मिलती हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, तब जाके चिनाब बनती है। ठीक है, कहाँ से निकली? चंद्रा एंड भागा से। अब यहाँ से चंद्रा और भागा है, ये दोनों मिलके जो है आगे बढ़ती है, चिनाब कहलाती है। चिनाब जो है आपको ऐसे मिलेगी और इस तरीके से आगे बढ़ेगी और बाद में जाके ये झेलम से इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? इसको सी लिख देता हूँ, ध्यान कर लेना, चिनाब है। ठीक, उसके बाद जो अगली नदी है इसका कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये इंडस हो गई, सिंधु हो गई, झेलम, चिनाब। अब निकलेगी रावी। रावी भी हिमाचल से निकलती है इस तरीके से, रावी, और इधर पंजाब के टिप से होते हुए फिर ये आगे बढ़ती है और इस तरीके से बाद में जाके ये किससे मिल जाएगी? जो झेलम और चिनाब है इनसे आगे जाके मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद है आपकी रावी। इस रावी का कलर थोड़ा सा और अलग करते हैं। अब आई आपकी, ये हो गई आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, ये थी आपकी रावी, आर लिख दिया, और फिर आएगी ब्यास। ठीक है, ब्यास निकलती है इधर हिमाचल से ही, ब्यास कुंड नामक जगह से यहाँ पर, और यहाँ पे मिलती है सतलज से। और सतलज कहाँ से निकलती है? बिल्कुल ये मानसरोवर के पास से ही निकलती है, जैसे इंडस निकलती है ना उसके थोड़े से आगे से यहाँ सतलज निकलती है। सतलज हिमाचल से ही होती है, ध्यान रखना कि उत्तराखंड में ना पहुंचे, हिमाचल से होते हुए ये मिल गई। कौन सी मिली? ये ब्यास थी, ब्यास मिल गई सतलज से। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है पंजाब में। पंजाब में ये यहाँ पे पंजाब है और एक डैम बना हुआ है यहाँ पे इंपोर्टेंट, जिसका नाम है हरिके डैम। ठीक है, हरिके वेटलैंड भी है और यहाँ पे एक डैम भी है। उसके बाद ये दोनों जो है थोड़ा सा नीचे आ गया मेरे मैप में, इसको बिल्कुल
ध्यानपूर्वक वैसे ही बनाना जैसे कि ये उसमें एटलस में दिया होगा, ठीक है। ये थोड़ी, ये वाली नदी थोड़ी और नीचे आ गई, इसको ऐसे करना था तो ये थोड़ी और ऊपर होती, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो यहाँ से जाके फिर जाके ये ऐसे जाएगी और बाद में जाके ये फिर इससे मिल जाएंगी, ये चारों नदियां, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, क्योंकि ब्यास तो यही मिल गई है तो सतलज, ये चारों नदियां मिलके फिर आगे जाके ये इंडस से ऐसे मिल जाती है। सिंपल, इसको इसी तरीके से मैप में ड्रॉ करना है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ओरिजिन हमने देख लिया, सिंधु जो है मानसरोवर सिंगी खवान से ओरिजिनेट होती है, झेलम बेरीनाग से, चेनाब चंद्रभागा मैंने बताया हिमाचल से, उसके बाद और लिख लो, चेनाब के बाद कौन सी थी, रावी, कलर चेंज कर लेता हूं, उसके बाद थी आपकी रावी, रावी निकलती है रोहतांग पास से, रोहतांग पास ये भी जम्मू कश्मीर में है। इनके ओरिजिन भी याद रखना, पूछा जाता है कई बार। रावी के बाद हमने देखा ब्यास, ब्यास निकलती है आपकी ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड है आपका हिमाचल में, आई थिंक रोहतांग भी हिमाचल में है, ये जम्मू कश्मीर गलत लिख दिया मैंने, हिमाचल में, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद ब्यास कुंड से ब्यास निकली और उसके बाद निकली आपकी सतलज, सतलज, सतलुज भी कहते हैं इसको, सतलज भी कहते हैं, ठीक है। सतलज आपको मानसरोवर के पास से, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर के पास से निकलती है। सिंपल हो गया, ध्यान रखना। ये सब चीजें मैंने इसमें नोट में दिया भी हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में गिरती, पाकिस्तान से होकर जाती है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद झेलम और इनका सबका मैंने लिखा हुआ है कि पीर पंजाल रेंज में झेलम बेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, ठीक है, और चिनाब जो है चंद्रावन भागा नदियों से संगम से मिलके बनती है। उसके बाद रावी नदी जो है रोहतांग पास से हिमाचल में, ब्यास जो है ब्यास कुंड से हिमाचल में ही, और सतलज जो है राकास्ताल यानी मानसरोवर के पास से राकास्ताल से निकलती है, ठीक है। इन सारी नदियों के ओरिजिन और कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकलती हैं और कैसे मैच करती हैं, सारा आपको मैप के अंदर ड्रॉ करना है, तभी ये समझ में आपके आएगा। सिंपल है। चलिए, सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया हुआ है, इसको इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक इसमें काबुल नदी भी मिलती है, काबुल एक्चुअल में अफगानिस्तान से ऐसे आती है, तो फिर इसे एक नदी मिलती है, कभी कभार पूछ भी लेता है कि इसकी सहायक नदी में आती है काबुल, अफगानिस्तान से निकलती हुई, तो ये भी याद रखना है, ठीक। चलिए, हाँ, नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी इसको कहते हैं। ये साइन हुआ था आपको 19 सितंबर 1960 को। एक बार उत्तराखंड में डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि डेट इसकी, ठीक है। 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? इंडिया के पीएम उस टाइम पे थे JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के पीएम थे उस टाइम पे याकूब खान, जिनका नाम था याकूब खान। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कई बार किन किन के बीच हुई थी, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर याकूब खान दोनों के बीच सिग्नेचर हुई थी, साइन हुई थी। कब हुई थी? 1960 में, 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। ये संधि क्या कहती है? संधि ये कहती है, देखो इसमें आपको अगर नदियां दिखेंगी तो आपको इसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, कुल मिला के 6 मेजर इसमें नदियां हैं। इन 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट था वेस्ट रिवर यानी पश्चिमी नदियां, और दूसरा पार्ट होता है ईस्ट रिवर यानी पूर्वी नदियां। इसमें क्या कहा गया कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन तीनों को मिला के कह दिया गया वेस्ट रिवर, ठीक है। जबकि ब्यास, सतलज और रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों को मिला के कह दिया ईस्ट रिवर, ठीक है, पूर्वी नदियां। इसमें यह प्रावधान बनाया गया कि वेस्ट रिवर पे अधिकार होगा पाकिस्तान का, और ईस्ट रिवर्स पे अधिकार होगा भारत का, ठीक है। इसमें अन्य नियम भी बनाए गए, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन थी इसमें कि वेस्ट रिवर जो पाकिस्तान जा रही है उसमें इंडिया उनको, उन नदियों को रोक नहीं सकता, उनमें हालांकि प्रयोग जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसे निर्माण करेगा, अगर बांध बनाने हैं या कुछ और बनाना है तो ऐसा निर्माण करेगा जिससे उनकी गति नहीं रुकती हो, ठीक है, पानी जो है वो नहीं रुकता हो। इस तरीके से इसमें प्रावधान थे, लेकिन आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल याद करो कि 1960 में 19 सितंबर 1960 को साइन करी गई, किस किस के बीच? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर याकूब खान के बीच, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें बेसिकली नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब थी, जो पाकिस्तान को आवंटित की गई, और जो पूर्वी नदियां थी ईस्ट रिवर जिसमें रावी, ब्यास, सतलज थी, वो भारत को आवंटित की गई, ठीक है। इसमें मैंने बताया और भी टर्म एंड कंडीशन जोड़ी गई, जैसे भारत जो है वो पाकिस्तान को जल प्रवाह को प्रभावित किए बिना इसमें सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के प्रोजेक्ट लगा सकता है, ये सब इसमें था। और पाकिस्तान जो है पश्चिमी नदियों का
पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान को विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में स्लाइड दे रखी है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखो इंडस रिवर सिस्टम इसमें हो गया। मैंने बताया था 3 रिवर सिस्टम थे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अब नेक्स्ट रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम उत्तराखंड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करना है आपको। उत्तराखंड का एक ऐसा ब्लैंक मैप लेना है, उसमें ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो इस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगी जिसका नाम है यमुनोत्री। ठीक है, और यहाँ पे उत्तरकाशी में थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे आपको मिलेगा गंगोत्री। इंडिया के 4 धाम भी हैं, सॉरी उत्तराखंड के 4 धाम है, गंगोत्री। उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग में इस जगह पे यहाँ पे मिलेगा आपको केदारनाथ। और जबकि चमोली में थोड़ी सी आगे जाने पे यहाँ पे मिलता है आपको बद्रीनाथ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना क्योंकि आपको जो है उत्तराखंड के जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बद्रीनाथ। ठीक, चलो तो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं देखो। यमुनोत्री से निकलती है यमुना ऐसे निकलेगी और इस तरीके से देहरादून के बिल्कुल पास से होते हुए ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली वगैरह घूम घाम के यूपी इस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना में देहरादून के अंदर 2 इंपोर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं। एक तो आपको मिल जाएगी कि टोंस, यहाँ पे आपको मिलेगी जिसका नाम है टोंस, और दूसरी यहां से मिलेगी आपको जिसका नाम है आसन। आसन और टोंस दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कहां से? देहरादून में ही ये आपस में मिलती है। ठीक है, उसके बाद गंगोत्री से निकलती है, यहां से निकलती है रिवर भागीरथी। ठीक है, कौन सी नदी? भागीरथी में इसकी सहायक नदी यहाँ पे जो है वह है इसकी भिलांगना। ठीक है, भिलांगना मैं लास्ट में अलग से दिखा दूंगा कि कौन कौन सी सहायक नदी है, कौन से कहां से ओरिजिन होती है, ये सब दिखा दूंगा। बट अभी सिर्फ इतना याद रखो जो मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉ करना। ठीक है, भिलांगना थोड़ी सी ऊपर है। उसके बाद केदारनाथ से जो नदी निकलती है वो नदी है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, एम लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान रखना, मंदाकिनी। बद्रीनाथ से जो रिवर निकलती है वो निकलती है आपकी अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा। ठीक है, देखो अलकनंदा निकली चमोली से होते हुए रुद्रप्रयाग में एंटर करी और रुद्रप्रयाग में ये दोनों मिल गई। कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी। कहां पे मिली? रुद्रप्रयाग में। ये जगह कौन सी है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे पंचप्रयाग होते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, उसको मर्ज नहीं करते, बट इतना याद रखो कि बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी और मंदाकिनी अलकनंदा मिली रुद्रप्रयाग में। फिर दोनों आगे बढ़ी, इधर टेहरी की तरफ बढ़ी और टेहरी में आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिल गई। कहां पे? टेहरी के अंदर। इस जगह का नाम है कौन सा? देवप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना। आगे मिल गई, मिलने के बाद ये नदी आगे गंगा कहलाती है। ध्यान रखना, पहले भागीरथी नाम से गंगोत्री से निकलती है और गंगा कहलाती है कब? जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है तो फिर गंगा कहलाती है। ठीक है, गंगा नाम से आगे बढ़ती है तो देहरादून ऋषिकेश से बॉर्डर से निकलते हुए हरिद्वार में एंटर करती है और हरिद्वार से फिर ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा। और गंगा बाद में यमुना से मिलेगी कहां पे? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज, जहां कुंभ का मेला लगता है। बात समझ में आई? गंगा और यमुना का संगम है आपका प्रयागराज में। तो इसको इसी तरीके से याद करना है। 4 इंपोर्टेंट जगह, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री से यमुना निकली, ये बिल्कुल एक ही आपको दिखेगा कि ये ज्यादा एरिया में नहीं बहती है, बिल्कुल उत्तरकाशी के किनारे किनारे से ही ये निकल जाती है। देहरादून से इसमें टोंस और आसन 2 नदियां मिलती है, सहायक नदियां, लेकिन ज्यादा न बहते हुए उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। फिर गंगोत्री रिवर है जो मैंने बताया कहां से निकलती है, सॉरी भागीरथी रिवर है जो गंगोत्री से निकलती है, उत्तरकाशी में पहले निकलती है और फिर जाके नीचे आती है। इसमें भिलांगना नदी मिलती है जहाँ पे टेहरी डैम बना हुआ है। जहाँ पे भागीरथी और भिलांगना दोनों मिलती है ना, वहाँ पे टेहरी डैम बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई कबार पूछा जाता है तो कि टेहरी डैम कहाँ पे बना हुआ है, तो जब भी पूछा जाएगा तो ध्यान रखना जो टेहरी डैम है बना हुआ है भागीरथी नदी पे। लेकिन अगर भागीरथी ऑप्शन में नहीं है तो आप भिलांगना को टच
कर सकते हो, भिलांगना को ऐसे टिक कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि भागीरथी और भिलांगना दोनों के संगम पे बनी हुई है। उसके बाद मैंने बताया केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा से, और अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, यहाँ से, ठीक है। इनके ग्लेशियर का अलग अलग नाम है, वो आगे आपको मैं लिखा दूंगा, ठीक है। बस इसमें अभी ड्रॉ करना याद रखो। मंदाकिनी अलकनंदा मिली रुद्रप्रयाग पे, फिर ये आगे बढ़ी देवप्रयाग पे भागीरथी से मिली, फिर आगे बढ़ी और हरिद्वार होते हुए इस तरीके से आगे चली गई, गंगा यमुना दोनों मिली आपके प्रयागराज पे, ठीक है। ये आपको इस मैप में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये यमुना इस तरीके से देहरादून से बाहर निकल जाती है, फिर ये गंगा, ये इसको पहले भागीरथी कहते हैं, उत्तरकाशी गंगोत्री से निकलते हुए इधर आती है इस तरीके से, यहाँ से आपको मंदाकिनी मिल जाएगी, ये अलकनंदा मिल जाएगी, ये रुद्रप्रयाग में दोनों मिली, फिर ये देवप्रयाग में मिली, और फिर इस तरीके से हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है, और बाद में जाके ये दोनों मिल जाएंगी कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है। इसको इसी तरीके से ड्रॉ करना। देखो गंगा ये निकली, यमुना ये निकली, दोनों मिली इलाहाबाद में, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। इसके बाद गंगा की सहायक नदियां पूछता है कई कबार, तो इनकी सहायक नदियां है, ध्यान रखो। ये भी पूछ लेता है कौन सी लेफ्ट साइड से कौन सी राइट साइड से, तो ये ऊपर वाली नदियां लेफ्ट है, ये नीचे से राइट है। तो लेफ्ट से कौन कौन सी है गंगा की सहायक नदियां, रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ठीक है। और राइट साइड से कौन कौन सी है, यहाँ से आप देख लो, सोन है, दामोदर है, ये सब है। हुगली नहीं है, हुगली इसकी ट्रिब्यूटरी नाव के डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो मैंने बताया था ये मेन रिवर है, इस पे जो नदियां मिल रही हैं वो तो होगी इसकी सहायक नदियां जिसको कहते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेकिन ये नदी कभी कभार दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे यहाँ से गंगा इधर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास इधर जाते हुए ये दो पार्ट में ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के समीप बढ़ती है इस तरीके से दो पार्ट में। तो जब ये दो पार्ट में, एक मुख्य नदी जब दो पार्ट में बढ़ जाती है तो इसको ट्रिब्यूटरी ना कह के इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, यानी इसको वितरक नदी कहते हैं, वितरक हिंदी में। समझ में आई बात, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सिंध है, बेतवा है, केन है, जो मुख्य इसकी सहायक नदियां हैं, और बाकी चंबल है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, चार प्रमुख नदियां हैं जो यमुना की है। इसके अलावा जो बनास है और यहाँ पे प्रवती है और काली सिंध है, ये तीनों नदियां जो है चंबल की सहायक नदियां, इनको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। ये हिंदी में लिखा भी है, इसको इस ध्यान रख लेना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की नदियां, सोन, दामोदर, बेतवा, चंबल, ये हमने पढ़ा, जो नीचे से आती हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कैसे चलती है और क्या होता है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे कि ये आगे जब यहाँ से आगे बांग्लादेश में जाती है तो इसके साथ क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। कुल मिला के ये इसमें जो अन्य इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पंचपर्याग, ठीक है। पंचपर्याग, ये पंचपर्याग क्या है, देखो हमने अभी देखा यमुनोत्री से ये यमुना नदी निकली, गंगोत्री से ये भागीरथी निकली, और केदारनाथ से ये मंदाकिनी निकली, और बद्रीनाथ से ये निकली अलकनंदा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कि यमुना तो हमें सीधे सीधे पता है कि एकदम बाहर निकल जाती है, इसका कोई रोल नहीं है पंचपर्याग में, ठीक है। अब यहां से देखो, अलकनंदा की तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली नदी ये जो है ये है धौली गंगा। दूसरी सहायक नदी है ये, ठीक है, सॉरी ये है, इसका नाम है नंदाकिनी। ये मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, दोनों अलग अलग नाम है, इसको ध्यान रखना। तीसरी जो सहायक नदी है ये है, इसको कहते हैं पिंडर, ठीक है। तीन सहायक नदियां अलकनंदा की, जो मुख्य सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, आपको मिल जाएगा धौली गंगा, आपको मिल जाएगा पिंडर, आपको मिल जाएगा कौन सी, नंदाकिनी, ठीक है। ये तीनों जहां पे मिलती हैं वहां पे एक एक प्रयाग बनता है। देखो अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिली इसका नाम होता है विष्णु प्रयाग, ठीक है, लिखा भी है देखो विष्णु प्रयाग, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ी, नंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिली ये होता है आपका नंद प्रयाग, इसको कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद पिंडर और अलकनंदा जहां पे मिली इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर ये आगे मिलेगी मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलती है ये हमने पढ़ लिया था, इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ी और भागीरथी से मिली, इसको भी हमने पढ़ लिया था, इसको कहते हैं देवप्रयाग। तो यही है पांचों प्रयाग, कौन कौन से। सबसे पहले आपको मिल जाएगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है। उसके बाद आपको मिल जाएगा नंद प्रयाग जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। फिर जहाँ पे पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं वो हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और फिर आप जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पे हो जाएगा रुद्र प्रयाग।
और फिर जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वो हो जाएगा देवप्रयाग। यही कहलाते हैं पंचप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इसी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, लिखा भी है अलग से। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती है, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से याद करना है। एक बार ड्रॉ कर लोगे ना ऐसे तो ये याद हो जाएगा एजुकेशन। ठीक, चलो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा इंडस रिवर सिस्टम हो गया, हमारा गंगा रिवर सिस्टम हो गया। आखिरी रिवर सिस्टम हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है देखो, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है मानसरोवर से। हमने देखा ना, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि मानसरोवर से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो मानसरोवर से हमने देखा था सिंधु निकलती है, हमने देखा था सतलज निकलती है, अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलेगी। ठीक है, ग्लेशियर है यहाँ पे, चिनमेयांगतोंग ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। लेकिन इसको यहाँ ब्रह्मपुत्र न कहते हुए इसको कहते हैं यहाँ पे यालनुंग सांगपो। ठीक है, क्या नाम है, यालनुंग सांगपो। कहाँ, तिब्बत में। ये इलाका तिब्बत वाला इलाका है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तिब्बत में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसको पुकारा जाता है यालनुंग सांगपो के। ठीक है, तो ये इस तरीके से तिब्बत में बहते हुए फिर एंटर करती है इंडिया में। कहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश से, ये अरुणाचल है। अरुणाचल में यहाँ पे कस्बा है जिसका नाम है सादिया। तो सादिया कस्बे से, सिटी है सादिया हल्की छोटी सी, उस सादिया कस्बे से ये जो है एंटर करती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसको दिहांग कहते हैं, क्योंकि इसकी दो साइड आते ही जैसे इसमें एंटर करती है ना अरुणाचल में, दो मुख्य नदियां मिलती हैं, एक दिहांग और दिबांग। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, दिहांग और दिबांग। तो शुरू में इसको सादिया कस्बे वाले इलाके में इसको शुरू में दिहांगी कहा जाता है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती है तो इसका यहाँ से नाम शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर ये आती है असम में। अब देखो यहाँ से अरुणाचल वाला इलाका पहाड़ी इलाका है, तो ये तो एकदम बहती है, लेकिन असम वाला इलाका, ये इलाका मैदानी है। तो यहाँ आके जो है ये जो भी ऊपर से कंकड़ पत्थर तोड़ के लाती है सब यहाँ पे जमा कर लेती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है माजुली डेल्टा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, माजुली डेल्टा। माजुली डेल्टा पूरे वर्ल्ड में नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा डेल्टा है, रिवर डेल्टा कहते हैं इसको, क्योंकि नदी के बीचों बीच में बना हुआ है। तो माजुली डेल्टा ध्यान रखना, जो असम में है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा या नदी डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी तो ये एंटर करती है फिर कहाँ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम होता है यहाँ पे जमुना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जमुना। आपने सुना होगा ना, गंगा जमुना मिलती है, तो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, तो गंगा और जमुना जब मिलती है, इसी से पहले इसमें मिलती है पद्मा नदी। तो गंगा जमुना जब मिलती है बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद ये नदी इस पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र आई, बांग्लादेश में जमुना, यहाँ से इस वाली साइड से कौन सी आई, गंगा आई, हमने देखा था गंगा और जमुना मिली, क्या मिली, जैसे ही जमुना मिली फिर इन दोनों का नाम हो जाता है यहाँ से आगे बढ़ते हुए पद्मा। तो ये पद्मा रिवर है, आगे बढ़ती है। फिर एक नदी और मिलती है इसमें यहाँ से, इसका नाम है मेघना। ठीक है, क्या नाम है, मेघना। और बाद में जाके ये आगे जैसे ही बढ़ती है, मेघना के मिलने के बाद इस पूरी नदी का नाम मेघना हो जाता है, और अंत में मेघना नाम से ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे इधर वेस्ट बंगाल वाले इलाके से लेके बांग्लादेश वाले इलाके पे एक बहुत बड़ा ये क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। कौन कौन सी नदियां बनाती है, गंगा यमुना दोनों मिलके जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना कहते थे लेकिन यहाँ पे इसको मेघना कहते हैं। तो या तो ऑप्शन में मेघना होगा, मेघना रिवर बनाती है, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोनों मिलके बनाती है। ठीक है, कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ बनता है, इंडिया में ये थोड़ा फैला हुआ है वेस्ट बंगाल में, और ज्यादातर ये फैला हुआ है बांग्लादेश के ऊपर। सिंपल एच इट इज, इसमें बहुत डिफरेंस कुछ नहीं है। आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये जो है तिब्बत में मानसरोवर के पास चिनमेयांगतुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे सबसे पहले क्या कहते हैं, यालनुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में भारत में प्रवेश करने से पहले इसको दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है, वो भी मैंने आपको बताया। और असम में जो है बहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसको पहले जमुना कहा जाता है, और फिर पद्मा रिवर मिलती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। और आखिरकार जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले इसमें मेघना नदी मिलती है, तो ये फिर मेघना नाम से अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि आपको ये माजुली डेल्टा यहाँ पे असम में बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है। सिंपल, ठीक है। तो ये इंग्लिश में, इसको भी इस तरीके से याद कर लेना।
उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी पूछता है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र की। तो आपको इसमें भी लेफ्ट और राइट पूछेगा। अब ध्यान रखना, ये जब ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये वाला साइड होगा राइट, ये होगा आपका लेफ्ट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो दिबांग, लोहित, धनसिरी, दिख रहा है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी भी ऐसे हल्के से यहाँ से आके मिलती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाहिने किनारे से मिलने वाली, यहाँ से ऊपर से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सुबनसिरी, मनास वगैरह। तो मनास है, सुबनसिरी है, तीस्ता है। तीस्ता यहाँ सिक्किम के पास से निकलती है, इस तरीके से बांग्लादेश में ही जाके इससे मिलती है। ठीक है, तो ये 3 रिवर इसकी मुख्य 3 रिवर जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी समाप्त हो गया। तो हमने मेनली जो है हिमालयन रिवर सिस्टम, इसके अंदर 3 अपने मुख्य रिवर जो छोटे रिवर सिस्टम थे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये तीनों हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो थी 7 डेज सीरीज की, तो आपको बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ऐसी हम सीरीज आगे भी लाते रहेंगे, जिसमें आपको मैं सारी ज्योग्राफी करा दूंगा। ठीक है, तो आपको लेकिन आपके फीडबैक देने हैं, क्योंकि आपके फीडबैक जब तक नहीं आएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं। तो आप हमें अपने फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे आपको ठीक लगी और किन इलाकों में खराब लगी। आप अगर हमारा क्रिटिसाइज भी करना चाहें तो वेलकम है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे हमें खुद भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।